हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम के बाद बन रही है और उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न था कि सेबी की कुछ न्यूज़ आई थी दैट सेबी इज़ कमिंग अप विद फ्यू गाइडलाइंस फॉर फिनफ्लुएंसर्स, यानी कि जो लोग स्टॉक से रिलेटेड या फाइनेंशियल्स से रिलेटेड स्टॉक इन्वेस्टमेंट या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इस तरह की जितने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं उनको लेकर कुछ गाइडलाइंस लेकर आएंगे। सो प्रिकॉशनरी मैंने पहले मींस वीडियोस बनाना बंद कर दिया कि एक बार पहले गाइडलाइंस आने देते हैं, उसके बाद उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। लेकिन वी डोंट नो वो गाइडलाइंस कब आएंगी, क्योंकि गाइडलाइंस को बहुत ज़्यादा हार्श नहीं भी किया जा सकता। उसका रीज़न है क्योंकि अगर इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन अगर बंद कर दी जाएंगी गाइडलाइंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेकर आकर, तो शायद जो डेवलपिंग स्टेज में इंडिया है और जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगना चाहिए वो शायद लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस कराने के लिए जो भी वीडियोस बन रही हैं अगर वो आनी बंद हो गई तो पहले जैसा माहौल हो जाएगा कि सिर्फ एफआईआईज के कंट्रोल में इंडियन मार्केट फिर से आ जाएगी, जैसे 2008 में हुआ था कि इंडिया में एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन बिकॉज यूएस में गिरावट आई थी सब प्राइम क्राइसिस को लेकर और एफआईआईज ने इंडियन मार्केट में सेल करना शुरू किया था। इंडियन मार्केट टू थर्ड डाउन चली गई थी, मोर देन 60% डाउन थी, आई डू रिमेंबर। क्योंकि उस टाइम पर डीआईआईज का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं था। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो चुका है पूरी तरीके से, और यही रीजन है आज की डेट में भी कि अमेरिकन मार्केट डाउन है, और अमेरिकन मार्केट डाउन होने के बावजूद इंडियन मार्केट, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑल आर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट लाइफ टाइम हाई। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने निफ्टी की केस स्टडी की थी और ये आउटकम निकल कर आया था कि निफ्टी माइट बी टचिंग 21,000 वेरी सून। तो निफ्टी उसी एक ट्रेंड की तरफ बढ़ रही है अभी भी। और उस टाइम पर जब ये वीडियो बनाई थी, जब ये केस स्टडी की थी, उस टाइम पर निफ्टी 15,000 के आसपास थी। अभी निफ्टी 18,000 प्लस है और 21,000 की तरफ जा रही है, मेरा मानना ऐसा ही है। लेकिन फिर भी बीच बीच में जब मार्केट एक बार को रुकावट ले तो वापस से उसको स्टडी कर लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो उसी स्टडी को लेकर है। लेकिन जैसा कि मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर के रूप में बताना चाहूंगा, मेरा पर्पस यहाँ पर आप सबको सिर्फ सिखाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा पर्पस आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना नहीं है। मेरी किसी भी वीडियो को रिकमेंडेशन मानना अपने आप में गलत है। और सेबी की गाइडलाइंस और सेबी के जो अपने रूल्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको किसी तरह की रिकमेंडेशन दे भी नहीं सकता हूँ। तो मेरा पर्पस यहाँ पर रिकमेंडेशन देना नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस बनाना है। और अभी अगर हम निफ्टी की बात करने लगे तो निफ्टी के एक बार चार्ट्स पर चलते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि यहां पर किस तरह का एक पैटर्न बनता हुआ है। और पैटर्न अगर हम चेक करें तो यहां पर एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है। और कप विद हैंडल पैटर्न अगर आप देखो तो ये पूरा कप है और ये इसका हैंडल है, और यहां से इसने फर्दर ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पर पहले भी एक इसने रिट्रेसमेंट दिखाया था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर ये रिट्रेस हुआ। अगर आप देखते हो इस चीज को, वापस से इसने पुराने वाले हाई को तोड़कर और फर्दर ऊपर लेकर गया। एंड फिर यहाँ पर एक वापस से रिट्रेसमेंट आई। तो इस तरह की रिट्रेसमेंट अक्सर आती रहती हैं, खासतौर से जब ग्लोबल माहौल खराब हो। उसमें ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इसने ये लेवल यहाँ पर पहला वाला जो अपसाइड ब्रेकआउट था उसको जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया एंड इट मेड ए हाई ऑफ ऑलमोस्ट 19,000 18,800 के आसपास इसने बनाया। तो अच्छी बात ये हुई थी तब निफ्टी ने जो इससे पहले लाइफ टाइम हाई बना था, दैट वाज मेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर, उसको इसने ब्रेकआउट दिया और वापस से रिट्रेसमेंट हुआ। और रिट्रेसमेंट होने के बाद में यहाँ अच्छी बात क्या नजर आ रही है कि जो कप विद हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट था उसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे की तरफ को। और अगर लास्ट 2 डेज की हम कैंडल्स देखने लगे, यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं लास्ट 2 डेज में जो कैंडल्स की बात कर रहा हूं आपको एक बार ब्रश से बता देता हूं। दिस कैंडल एंड दिस कैंडल, यानी कि ये दो कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूं, जो दो ग्रीन कैंडल्स हैं। इन दोनों ग्रीन कैंडल्स की अच्छी बात क्या है कि यहां पर एक बार पहले वॉल्यूम का हाइड कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए
कि स्टॉक प्राइस नीचे ओपन हुआ और नीचे ओपन होकर यहां इस लेवल पर ओपन हुआ और नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ गया, यानी कि ड्यूरिंग द डे यहां पर पूरी रिकवरी हमें देखने को मिली। साथ में हमें सेम तरीके से दूसरी बार आज भी स्टॉक प्राइस तो ठीक ठाक ओपन हुआ, यानी कि निफ्टी ठीक ओपन हुई। ड्यूरिंग द डे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में ही सारी गिरावट को रिकवर किया गया और रिकवर करके ना तो सिर्फ ओपन प्राइस तक आया बल्कि उसके ऊपर भी गया। तो ये जो इंट्राडे में रिकवरी है, इन दोनों दिन में जो इंट्राडे में रिकवरी देखने को मिली है, ये रिकवरी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। तो यहां सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि इंडिया इज इन ए बुल ट्रेंड, और ये बुल ट्रेंड अभी रुकने वाला नहीं है। जब भी इस तरह की रिट्रेसमेंट आए और रिट्रेसमेंट के बाद में इंट्राडे में ही रिकवरी दिखा दी जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि ऊपर से एक यहां पर गिरावट दिखाई गई, लेकिन सारा माल वापस से भर लिया गया और इस माल को भरने में जो पहली सपोर्ट थी उस सपोर्ट तक टच भी नहीं किया और जो मेजर ब्रेकआउट लेवल था उसको टच भी नहीं किया। तो अभी जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है वो इमीडिएट सपोर्ट का काम यहां पर कर रहा है। 18,111 इज द लेवल, और अगर नीचे आता भी है तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 17,431, जहां से इसने ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट दिया। और जो डब्ल्यू पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न, और ये ब्रेकआउट था यहां 17,431। अगर यहां तक आता है तो मेरे हिसाब से कोई भी रीजन ऐसा नहीं है कि ये 17,431 को नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन दे। उसका एक और रीजन है कि इस तरह के पैटर्न जब भी बनते हैं, जैसे यहां पर ये एक डबल ट्रिपल डब्लू पैटर्न बना और उसी के अंदर कप विद हैंडल हैंडल पैटर्न भी बना और लाइफ टाइम हाई को क्रॉस भी किया, वापस से इसने लास्ट 2 डेज में यहां पर सपोर्ट भी दिखाई। तो इस तरह के पैटर्न जब भी पास्ट में बने हैं तो ये पैटर्न हमेशा अच्छा काम किया है। सेम पैटर्न इसी तरह का यहां पर बना हुआ था, तो ये सेम तरीके से एक वेरी स्ट्रॉन्ग कप विद हैंडल पैटर्न बना। सो दिस वाज द कप एंड दिस वाज द हैंडल, और उसके बाद में एक अच्छी रैली दिखाई गई। और अच्छी रैली के साथ में आप देख सकते हो यहां पर ब्रेकआउट के बाद में पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लास्ट वाले ब्रेकआउट को ऊपर तोड़ा, फिर नीचे को रिट्रेस हुआ और उसके बाद में फिर रैली हुई। तो जब भी रैली आती है वो कभी भी एक लीनियर ग्रोथ नहीं आती, वो जिगजैग वे में ही इस तरीके से आती रहती है, ऊपर नीचे, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट वाले हाई को ब्रेक किया जाता है और फिर से रैली शुरू कर दी जाती है। फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये रैली इसी तरह से आती है। कभी भी ये मानकर मत चलना कि जैसे अभी यहां से ये कप विद हैंडल पैटर्न बना है तो ये सीधा नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, ये जिगजैग वे में ही जाएगा। अगर थोड़ी सी हम लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, तो ये ऐसे ही चलने वाला है लगातार। तो इसका पर्पस, इससे बेनिफिट क्या होगा? बल्कि एक अगर सीधी लाइन में अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो गलत होता है, और जिगजैग वे में जाता है तो ज्यादा बेटर होता है। यानी कि जो वीक हैंड्स हैं वो हर एक गिरावट पर निकल रहे होते हैं और ऑपरेटर को उस माल को यहां से भरकर वापस से रैली ले जाना, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करना, फिर नीचे लेकर आना, फिर यहां पर माल को भरना। तो ये अच्छा एक स्विंग ट्रेड के लिए हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो इससे पहले भी जब इस तरह का एक पैटर्न बना तो उसके बाद में रैली देखने को मिली। सेम इससे पहले यहां पर इसी तरह का एक पैटर्न देखने को मिला यहां, और फिर रैली देखने को मिली। और इससे पहले भी अगर कभी ऐसा हुआ होगा जैसे यहां पर ये सीन बनता है, अगर आप इस चार्ट पैटर्न को देखें तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन एक पूरा वी शेप ही यहाँ पर एक पैटर्न है। इसको नीचे गिरावट और गिरावट के बाद में वापस से ऊपर जाना शुरू करना, फिर यहीं पर कंसोलिडेशन होना और फिर रैली दिखा देना। तो ये काम मार्केट में हमेशा होगा। उसका रीजन है इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब अगर जीडीपी यहाँ पर 7-8% से बढ़ती है, मैं कहता हूँ काफी लोग ये बात करते हैं कि विवेक भाई जीडीपी बाहर के जो जैसे मूडीज है या एसएनपी है या जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली या फिर मैक्वेरी, बार्कलेज, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये कहते हैं कि इंडियाज जीडीपी ग्रोथ कुड नॉट बी 9%, 10%, इट कुड बी डाउन टू 6%। मैं कहता हूं अगर 6% भी है तो 6% तो रियल जीडीपी ग्रोथ हो गई, साथ में हमारा 4-5% का इन्फ्लेशन है। तो अगर 5% का इन्फ्लेशन या 4% का भी हम इन्फ्लेशन लेते हैं और 6% जीडीपी रियल ग्रोथ भी लेते हैं, तो 10% का यहाँ पर कंपनीज का प्रॉफिट ग्रो करता है। और 10% का भी जो प्रॉफिट
प्रॉफिट ग्रो करता है उनमें से जो अच्छी कंपनीज हैं वो 10% के बदले 15% प्रॉफिट ग्रोथ कर पाती हैं। 15% प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो 15% से ग्रो कर गई और 15% से ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ का मतलब है कि अगर कोई स्टॉक 10% नीचे आ गया तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में वो 10% भी कवर होगा, फर्दर 15% भी ऊपर होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 25%, 26%, 27% के आसपास की ग्रोथ की यहां पर अपॉर्चुनिटी होती है और यही रेंज है। इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड करके पैसा कमाया जाता है। एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है, कभी भी ऑपरेटर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सारे ही स्टॉक्स को एक साथ लेकर ऊपर चल सके, ऊपर ले जा सके, सारे ही स्टॉक्स में पोजीशन बनाकर सारे ही स्टॉक्स को एक साथ ऑपरेट कर सके। इतना पैसा कभी भी ऑपरेटर के पास नहीं होता। तो वो एक ग्रुप को पकड़ते हैं, किसी एक सेक्टर को पकड़ते हैं, उसको लेकर चलते हैं, ऊपर ले जाकर छोड़ते हैं, मींस रिटेलर्स को वहां पर माल बेचते हैं और धीरे धीरे नीचे लेकर आना शुरू करते हैं। रिटेलर्स को वो ऊपर माल क्यों बेच पाते हैं? उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि रिटेलर्स को लगता है कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, इस शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो कंपनी अच्छी है, और अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ रहा है तो वो कंपनी बेकार है। तो जब वो ऊपर लेकर जाना शुरू करते हैं और ब्रेकआउट देते हैं तो उसके बाद रिटेलर्स को लगता है ये कंपनी अच्छी है क्योंकि ये ऊपर जा रही है और कंपनी अच्छी है तो इसमें हमें पोजीशन बनानी चाहिए, और उस टाइम पर ऑपरेटर रिटेल इन्वेस्टर्स को माल अपना बेच रहे होते हैं। उसके बाद में अगर कोई अच्छी कंपनी नीचे आ रही होती है तो सबको लगता है कि इस कंपनी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तभी तो शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, और इसी चीज का फायदा उठाकर रिटेल इन्वेस्टर्स अपना स्टॉप लॉस हिट कर रहे होते हैं और ऑपरेटर्स वहां पर खरीदारी कर रहे होते हैं, माल भर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीखकर समझदारी से ट्रेड करने की जरूरत है। और जहां तक सेबी गाइडलाइंस की बात है, आई डोंट नो टिल व्हेन आई विल बी एबल टू मेक वीडियोस। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, यहाँ पर अगर सेबी की कुछ भी गाइडलाइंस इस तरह की आती हैं दैट वी कैन नॉट मेक वीडियोस, तो आई विल नॉट बी गोइंग अगेंस्ट द सेबी, ऑफ कोर्स नॉट, एंड वी शुड नॉट बी गोइंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इलीगल कुछ भी करने में कभी भी समझदारी नहीं है। रिच बनने के लिए हमें कुछ भी इलीगल करने की कभी भी जरूरत नहीं होती। लीगली उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप पैदा हुए हो, जिस कंट्री के आप सिटीजन हो, उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करना एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि अपने आप से सीख कर इंडिपेंडेंट हो जाओ। सीखने के मैंने जैसे पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि दो तरीके हैं। एक, मेरी जो ऑनलाइन वीडियोस हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं, ऑल आर फ्री, देयर इज नो चार्जेस, यहां पर कोई ज्वाइन बटन नहीं है। तो यहां से भी आप सीख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कम टाइम में थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट मैनर में और एक सिस्टमेटिक अप्रोच से वन बाय वन सीखना है, तो मेरी जो पर्सनलाइज क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, आप उसमें सीख सकते हो। नेक्स्ट बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से 2023 से, ऑफ कोर्स। उसके बाद में नेक्स्ट कब होगा आई डोंट नो, और क्योंकि वेरी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मैं भी खुद से नहीं रख सकता, तो यहाँ पर सीख कर करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरों से हट पाएगी। और एक और बात, यहाँ पर जितने भी लोग सुपर रिच बने हैं वो खुद की समझ से बने हैं, सीख कर बने हैं, कभी भी सारी जिंदगी दूसरों से राय लेकर नहीं बने। तो इस बात को हम जितनी जल्दी समझ पाएंगे उतना अच्छा है। मैं आप सबके साथ हूं, कब तक, जब तक सेबी की गाइडलाइंस आपके और मेरे अगेंस्ट नहीं आती। अगर सेबी की गाइडलाइंस इस तरह की आती हैं दैट विवेक भाई यू कैन कीप ऑन टीचिंग फॉर एवर, तो मैं आप सबके साथ हमेशा रहूंगा और हमेशा आपको सिखाता रहूंगा, क्योंकि सीखने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बिना सीखे नहीं आएगा। सीखते रहिए, मजे करते रहिए, पैसा कमाते रहिए, आप भी रिच बनेंगे और मैं भी रिच बनूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।